सुबह। नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम एक समसामयिक विषय पर लाइव चर्चा के साथ हाजिर हैं और आज भी बात हम बिहार की ही करेंगे। बिहार से एक खबर आ रही है, थोड़ी अलग किस्म की। हमने बात इन दिनों कांग्रेस की, खासकर बिहार में जो कांग्रेस की गतिविधियां हैं उस पर बात कर रहे थे हम लोग। और वक्फ संशोधन विधेयक के संदर्भ में भी हमने बातचीत की कई बार। आज उससे थोड़ी अलग बात कर रहे हैं क्योंकि अलग खबर भी है। खबर ये है कि पूर्व आईपीएस जो आईजी पूर्णिया के पद से जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद उन्होंने वीआरएस ले लिया था, शिवदीप लांडे, जो मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और बिहार कैडर उनको मिला था बतौर आईपीएस ऑफिसर। और उन्होंने अपनी एक पार्टी लॉन्च करने की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये घोषणा जो है उन्होंने सार्वजनिक की अपनी पार्टी लॉन्च करने की। और उसी सिलसिले में हम बात करें, सारे जो 243 सीट है, सभी सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ने की बात की है। तो शिवदीप लांडे बिहार में बदलाव का एक नया चेहरा बनने जा रहे हैं, या वो भी भीड़ में एक और नया नाम ऐड कर रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर, अभी उन्होंने पिछले साल अपनी पार्टी लॉन्च की, लगातार 2 साल बिहार में यात्राएं और वो सब करने के बाद। और उसके बाद उससे पहले हमने पुष्पम प्रिया का भी प्रयोग देखा था। और जब बहुत सक्रिय हुए थे के पाठक, तो बात हो रही थी कहीं वो भी तो राजनीति में नहीं जाने वाले हैं। उसके पहले एक और अफसर जो है वो लगातार जो है सुर्खियों में बने रहे थे, और वो थे गुप्तेश्वर पांडे। वो भी आए और फिर उन्होंने भी उसके बाद से राजनीतिक अपनी गतिविधियों के बारे में संकेत किया। लेकिन फिलहाल वो कहाँ है, हमारे जो मेहमान वक्ता है वो बताएंगे अगर उनको जानकारी हो कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा किस करवट फिलहाल बैठी है। तो ये तमाम चीजें हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है, शिवदीप लांडे ने। उस पार्टी का नाम उन्होंने हिंद सेना रखा है और पार्टी का जो सिंबल है वो है खाकी पृष्ठभूमि में त्रिपुंड का निशान। ये है उनकी पार्टी का। और एक कनेक्शन उनका ये भी है कि वो फिलहाल जो तीर निशान वाले, तीर कमान निशान वाली शिवसेना है, उसकी पार्टी के एक नेता हैं, उनके वो दामाद भी लगते हैं। तो एक कनेक्शन महाराष्ट्र से उनका ये है कि वो शिवसेना, जो अभी सत्ता में है भाजपा के साथ, एक नाथ शिंदे के साथ, वो उस पार्टी से, उस पार्टी के एक विधायक और कभी मंत्री भी वो रहे थे, उनके वो दामाद भी हैं। और इन दिनों ये भी है कि मनसे जो है बिहार में, सॉरी, महाराष्ट्र में एंटी नॉर्थ एक मुहिम चला रही है, खासतौर पर हिंदी भाषा के उस पर। और वो तमाम है। तो वो भी है, उस सेंटिमेंट्स के बीच में एक मराठी जो है बिहार में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को इस रूप में पार्टी के तौर पे उन्होंने जो है इस तरह से रखा है। देखते हैं बिहार के लोग कितना उनके लिए वेलकमिंग होते हैं और वो किस तरह से अपनी दस्तक देते हैं। हालांकि उनकी जो छवि है, एक फिल्मी छवि बहुत ज्यादा रही है। बतौर आईपीएस उन्होंने काम किया है, काम किया होगा पटना में, खास तौर पे जब एसपी के तौर पे वो थे तो उन्होंने कुछ सख्ती की थी और अपराधियों को की धरपकड़ की थी। उसी समय से मीडिया ने खास तौर पे उन्हें सिंघम बनाकर पेश किया, छापा, प्रचारित प्रसारित किया। और इसी छवि के साथ अब उनका दावा है कि वो बिहार में बदलाव लाने जा रहे, युवाओं को एक नया नेतृत्व दे रहे हैं, देने वाले हैं। और जब उन्होंने बतौर पूर्णिया के आईजी पद से इस्तीफा दिया तो, और वीआरएस लिया उसके बाद, तो उन्होंने बिहार का दौरा किया, यात्राएं की, ये वो कह रहे हैं। और उन्होंने पाया कि पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव या पॉलिटिकल विकल्प की आवश्यकता बिहार के लोगों को है। या उन्होंने ये पाया अपनी यात्रा में कि बिहार के लोगों को के लिए जरूरी है कि उनको एक पॉलिटिकल विकल्प दिया जाए। तो प्रशांत किशोर के बाद ये दूसरे हैं जो ऐसा दावा कर रहे हैं। तो और इसी में उन्होंने अपनी जो है पार्टी जो है इसी आधार पर उन्होंने लॉन्च की है। और ये भी कहा उन्होंने कि उन्हें राज्यसभा में कई पार्टी से उन्हें ऑफर मिले, खासतौर पर किसी एक पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भी भेजने का ऑफर दिया था। लेकिन उन्होंने इन सबको दरकिनार करके अपनी पार्टी को लॉन्च की है और एक राजनीतिक ऑल्टरनेटिव देने की कोशिश में है। तो जाहिर है इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या बिहार में सचमुच विकल्प की राजनीति
वो देने जा रहे हैं, या केवल एक छवि आधारित एक और ब्रांड पॉलिटिक्स है, और क्या उनकी पार्टी जमीन पर कोई असर छोड़ पाएगी, या किसी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं वोट काटने के लिए। ये तमाम बातें हैं। चुनाव बहुत कम समय बचा है, इतने कम समय में वो जमीनी तौर पर कितना क्या कर पाएंगे, ये भी एक सवाल है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि बिहार की जनता अब भी इस तरह के जो है जो इनिशिएटिव्स हैं उसको लेकर के कितनी गंभीर है, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा पुष्पम प्रिया को नकार दिया, प्रशांत किशोर को भी जिस जिस हवा से उनकी हवा उठी थी, हम उस तरह से अब नहीं देख रहे हैं। तो इन्हीं सबके पर आज हम बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। हाँ, एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर के लिए। हमारे विवेक हैं, झारखंड से जुड़े जाने पत्रकार, लाइव दैनिक से जुड़े त्रिकाल के हमारे साथी संपादकों में से एक है। तो आपका बहुत स्वागत है विवेक। हमारे साथ संजीव चंदन है, त्रिकाल के संपादक। हमारे साथ फोर्थ व्यू के उपेंद्र कश्यप जी जुड़े हैं, जाने माने पत्रकार हैं, लेखक भी हैं, पत्रकारिता पे इनकी किताब आई है, उसका खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं। और साथ में हमारे साथ शाकिब भी जुड़े हुए हैं, अभी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ओपनिंग टिप्पणी संजीव से ही लेते हैं कि क्या है ये, कितनी सियासी है और कितनी जो है वो फिल्मी है, क्या, और कितना जो है राजनीतिक बदलाव की चुनौती ये दे रही है शिवदीप लांडे की पार्टी। और इसके पहले भी तमाम जो है लोगों का, जिसका मैंने नाम लिया, गुप्तेश्वर पांडे से लेकर के पुष्पम प्रिया और जो है पीके, उन सब की रही है। इन सब के बीच में एक जो सक्सेसफुल रहा है वो रहा है अरविंद केजरीवाल का, लेकिन वो आईएएस आईपीएस नहीं थे, वो इसमें उसी के एक अलग शाखा में उन रहे थे, लेकिन हाँ वो भी उसी नौकरशाह वाले बैकग्राउंड से आ रहे थे, तो उनकी एक राजनीति रही है। लेकिन उसी के साथ आप किरण बेदी को भी देखें, वो भी राजनीति में गई थी, और उनकी राजनीति को भी आप देख करके उसका भी मूल्यांकन आकलन कर सकते। तो हाँ, आपकी टिप्पणी। किससे पूछा आपने? आपसे ही पूछा, ओपनिंग टिप्पणी आपसे ही। अच्छा, आज मुझे एकदम लाइव के वक्त मुझे खांसी ने थोड़ा परेशान कर दी। कोई बात नहीं, खांसी होते रहती है। हाँ, पूरे मेरे आंख में आंसू आ गए। आंसू जनता तय नहीं कर पाएगी कि जो है चुनाव में कि कौन खांसी रोकी मैंने, इंट्रो के समय खांसी रोकी और मुझे आंसू आ गए। चलिए, तो ये जो है आंसू तो जनता भी नहीं तय कर पाएगी कि क्या क्या होगा उसके साथ, कौन कौन लोग उतर रहे हैं और क्या करेंगे और क्या निर्णय लेगी तो आंसू आएगा, और क्या निर्णय लेगी तो हंसी आएगी। लेकिन खैर, आपने तुलना की थी अरविंद केजरीवाल जी से। अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है उसके पहले उनकी एक्टिविटी है, और वो एक्टिविटी थी यूथ फॉर इक्वलिटी के नाम से। वो काफी लंबे समय से एक्टिविटी कर रहे थे। उसके बाद अन्ना आंदोलन वगैरह, और वो काफी उनके संयोग से वो आंदोलन खड़ा हुआ। उस समय बीजेपी भी सत्ता से बाहर थी, तो बीजेपी और आरएसएस ने अपने हित में उसका इस्तेमाल किया और उसका फायदा उन्हें भी हो गया। तो अरविंद केजरीवाल डिफरेंट केस हैं अफसरों के राजनीति में आने के और सफलता के। हालांकि तब भी जिस उम्मीद के साथ उनकी वो सफलता की आकांक्षा उनकी थी वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी घटना है कि एक नई नवेली पार्टी दिल्ली पे एकदम से इतने लंबे दौर तक एकदम पूरी तरह पॉलिटिकल असर करके सीटें लेकर के और उसने शासन किया। तो ये एक बात है। अब रही बात गुप्तेश्वर पांडे के बारे में आप पूछ रहे थे, तो वो अपनी कथा है उनकी और आजकल कथावाचक हैं। तो अब उनकी कथा का आप क्या ही करेंगे, तो उसको भी छोड़ देते हैं। उसमें ये भी है कि शायद कोई पार्टी ने उन्हें भाव नहीं दिया, वो भाजपा की तरफ ही जाते हैं, भाजपा ने शायद उन्हें बिल्कुल एक ऑफिसर को आप और भूल रही हैं, आरसीपी सिंह। जब वो नीतीश कुमार के साथ शुरू हुए और बाद में जब चीजें उनके साथ बिखरी, तो वो अपनी पार्टी उन्होंने भी बना ली। उनकी पार्टी का भी हश्र हमें पता है कि अभी क्या स्थिति है। अब ये नई पार्टी आई है,
ये हम लोग उम्र की बात कर रहे थे अभी आने के पहले, तो ये मुझसे उम्र में 1 साल छोटे, 76 नहीं, हम मुझसे 1 साल बड़े, मैं उनसे 1 साल 49 साल के दाढ़ी से, हैं। मेरी दाढ़ी से ना देखा जाए 76 बॉर्न है, तो यंग है, एनर्जेटिक हैं। बीआरएस ले लिया, 76 बॉर्न लांडे साहब, बीआरएस ले लिया, बीआरएस लेकर के पूरा घूम आए जगह जगह, और उसके बाद अब वो विकल्प देने चले। अकोला में विकल्प नहीं दिया उन्होंने, जहां वो बच्चियों की शादियां करवाते हैं, सामूहिक विवाह कुछ बिहार में भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत देखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बड़ा चलन है, वो जहां से आते हैं विदर्भ इलाके में, वहां खूब चलन है, और बहुत सारे नेता सामूहिक विवाह कराते हैं। और सामूहिक विवाह के लिए एक तो स्टेट पेमेंट करता है, पैसे कर देता है, और वो इंटरकास्ट मैरिज हो तो उसमें तो खैर और भी जो पैसे जो है स्टेट के और सेंटर के भी आते हैं। तो भाजपा नेताओं का, और नेताओं के अलावा जो मतलब विधायक और जो नहीं विधायक हैं, उनके लिए भी एक अलग किस्म का एक विषय होता है ये सामूहिक विवाह का आयोजन। उसमें नेताओं को वो बुलाते हैं, सीएम में भी जाते रहते हैं, तो वहां ये करते हैं। लेकिन अब चुनाव राजनीति इनको यहाँ करनी है, आप कह ही रही हैं कि छवि इनकी ये है यहाँ। अब ये राजनीति करेंगे एक क्या करेंगे, हम लोगों को देखना चाहिए किसी भी पार्टी को। लेकिन ये तो दिख रहा है नाम से, नाम भी महाराष्ट्र वाला आ गया थोड़ा, सेना टाइप से। सेना यहाँ एक चलती थी, दलित सेना, वो रामविलास जी चलाते थे, लेकिन वो पार्टी नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टी नाम से बिहार में जातीय सेना रही है, रणवीर सेना, जातीय सेनाएं रही, लेकिन ये सेना ऐसे वाली नहीं रही है। तो बिहार वाले कहीं ऐसा वाला सेना, जातीय सेना वाला ना समझ लें, ये एक ये है। लेकिन खैर, और पूरा आपने देखा त्रिपुंड और तिलक और तमाम चीजें, वो पता नहीं क्या क्या सिंबल तो बिहार में जो जिनकी बात हो रही है उनकी जाति की बात ना हो, वो कैसे हो सकता है? लांडे की जाति मुझे नहीं, लांडे साहब की जाति मैं वेरीफाई करके नहीं बैठा, आपने अचानक से विषय भी तय कर लिया। यदि और लोगों को पता हो तो अदरवाइज महाराष्ट्र से पता किया जा सकता है। लेकिन ये निश्चित तौर पे ये मतलब ओबीसी सेक्शन से होंगे, ज्यादातर चांस है इनका। मुझे भी यही लग रहा है, मुझे भी यही लगा। मैंने थोड़ा पता करने की कोशिश की, बहुत वक्त नहीं था, पता नहीं हो पाया। कुंभी हो, तेली हो, या वो देखना पड़ेगा, या इनके जो तो खैर। तो अब ये आए हैं, और आने के बाद ये जो पूरा इनकी पार्टी का स्ट्रक्चर और इनकी बातचीत है, उससे ये स्पष्ट है कि ये राइट स्पेस पे काम करने की कोशिश करेंगे। इनका जो पॉलिटिकल वोकेबलरी होगा, तो बिहार एक मैनेजर को देख रहा है, मैंने प्रशांत किशोर को देख रहा है, प्रशांत जी की बड़ी रैली है, प्रशांत जी ने भी पूरा बिहार यात्रा की है। लेकिन प्रशांत जी फिर भी एक चूंकि पॉलिटिकल मैनेजमेंट के खिलाड़ी रहे हैं, तो उनकी पार्टी अब खड़ी हो गई है। लेकिन अब इन्होंने आज 6 महीना पहले, तो पता नहीं टैक्स एग्जम्पशन का क्या स्थिति है, विवेक जी बताएंगे कि पॉलिटिकल पार्टियों का टैक्स एग्जम्पशन होता है जबरदस्त, और पैसे 243 सीट पर आप लड़ेंगे, तो मैं ये सब चार्ज नहीं लगा रहा हूं भाई, सिंघम रहे हैं, बड़े बड़े वो सब रहे हैं, तो मैं ये सब चार्ज के हिसाब से नहीं कह रहा हूं। लेकिन माइट बी, आप समझ रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं, दर्शक भी बहुत प्रबुद्ध हैं। 243 सीट, टैक्स एग्जम्पशन, आप समझ लीजिए मनोरमा जी। तो यहीं पर आप अपनी हाँ। इस समय आना, इस तरह आना, और कुछ इस यूं तो मुझे थोड़ा सा लगता है नेताओं का क्या है। ऐसे तो इनके ससुर आपने बताया है कि वहाँ शिंदे साहब के उसमें जी। फिलहाल 2019 में वो हार गए थे, 2024 में फिर जीत करके वो अभी फिलहाल है, और पहले वो मंत्री भी रहे हैं, ये रहा उनका। ठीक है, आपको याद होगा पुष्पम प्रिया के बारे में भी हम लोगों ने स्त्री काल में शुरू में हमारा और आपका एक प्रोग्राम हुआ था, एग्जैक्ट जो कहा था पॉलिटिकली वही हुआ था। कुछ साथियों में कहते हैं कि राहुल जी को सजेशन के मोड में रहते हैं, तो हम लोगों को ये है अनुभव है यार सजेशन देने का, तो वो अनुभव पुष्पम प्रिया के तमाम सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। हालांकि हमारे एक दोस्त भी थे जो खड़े हुए थे उसी पार्टी से, लेकिन फिर भी जमानत की जब्त हुई थी सभी की, है ना, हकीकत यही है। तो हम शाकिब आपके पास आते हैं। एक जो है वो
बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आने वाली का दावा था उनका, जो पुष्पम प्रिया। हालांकि उनके यहाँ भी जो उनके पिताजी थे उनकी राजनीति भाजपा के साथ थी और दादा की भी थी, और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी लॉन्च की। ये टिप्पणी बड़ी अच्छी है एबीके का, ले लीजिए, देखिए मनोरमा शुरू में ही कि वैसे जी पुष्पम प्रिया जी, प्रशांत किशोर जी, अरविंद केजरीवाल जी और शिवदीप लांडे जी जैसे लोग एक प्रयोग है फ्लोटिंग वोटर्स और युवा वोटर्स को मुख्य धारा के विपक्ष से, हालांकि ओवैसी जी और अरविंद केजरीवाल जी को तो बाहर करना पड़ेगा, बिल्कुल। फ्लोटिंग वोटर्स का मामला नहीं है। ठीक है, तो ये है। तो शाकिब, आपने ये टिप्पणी भी देख ही ली होगी, इस पर भी आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वो भी दीजिएगा। उसके साथ साथ में ये भी कि वो बाहर से पढ़ करके आई थी, बड़ी बड़ी डिग्रियों वाली थी पुष्पम प्रिया जी, और उनके घर की भी जो राजनीति थी, जो विरासत में जो ले सकती थी, वो अलग थी। उन्होंने उससे अलग चलने की कोशिश की थी, लेकिन बिहार में बहुत वेलकमिंग नहीं रहा। हालांकि अभी भी यदा कदा वो दिख जाती हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर हैं, जिस झूम से उनका उठा था जो, नहीं ये गलत शेर है, ये नहीं है, ये नहीं है। सॉरी, ये गलत शेर है। एनीवे, आप समझ जाइए। मैं समझ गया हूँ। ठीक है मैम, आप मत बोलिए उसको, मैं समझ गया हूँ। फराज साहब आप टिप्पणी करिए जी। वो गलत शेर मेरे दिमाग में आया। सर ये कोई पहला मौका तो है नहीं मनोरमा, जब कोई आईएएस या आईपीएस ऑफिसर चुनाव लड़ने के मूड में है या उसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। हम लगातार देख रहे हैं आईपी गुप्ता अभी लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे, तांती समाज, ततवा समाज से आते हैं। अभी भी वो सिकंदरा सीट पे अपना दावा ठोक रहे हैं कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, वो भी अधिकारी हैं क्या? वो भी अधिकारी रहे हैं? हाँ, बिल्कुल पूर्व अधिकारी हैं। और राजद में भी एक प्रवक्ता है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो आंध्र प्रदेश या साउथ के किसी स्टेट के डीजीपी रहे हैं। एग्जैक्टली मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। वो जब आए थे तो उनके बारे में कहा गया था कि देखिए, किसी को याद हो कि भूमिहार जाति के बीच पैठ बनाने के लिए आरजेडी ने उनको खड़ा किया है। जी और आप पान समाज वाले हैं जी, बिल्कुल। अभी आप देखिए, नीतीश कुमार का एक ब्यूरोक्रेट मॉडल रहा है पूरा। पहले वो आरसीपी सिंह को लेकर के आए, फिर वो पवन वर्मा को लेकर के आए, और अभी मनीष वर्मा है मौजूदा इसमें जदयू में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई आए तो उसकी महत्वाकांक्षा हो सकती है राजनीति की, इसको हम अदरवाइज नहीं लिख सकते। लेकिन टाइमिंग और जगह और एजेंडा, ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एकदम से इस टाइम पे, जबकि चुनाव की घोषणा होने में 6 महीने बाकी हैं, और हम ये जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम साम दाम दंड भेद कर रही है। इस बार किसी भी तरह से मतलब वोट जो एंटी बीजेपी वोट है, एंटी कम्युनल वोट्स हैं, उसको डिस्पर्स करके जितने से जितने हिस्से में वो बांट सके, उससे उसको फायदा मिलेगा, इसकी एक कोशिश हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। अभी देखिए, आरसीपी सिंह ने भी एक पार्टी बनाई है, क्या नाम है उनका, आशा, आप सबकी आवाज। अभी महीने 2 महीने पहले मेरे ख्याल से पार्टी बनाई है उन्होंने। आरसीपी सिंह ने भी एक अलग पार्टी बनाई है। ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आपने जो कनेक्शन जोड़ा है, ये कनेक्शन भी अपने आप में बहुत बहुत कुछ कहता है। हालांकि पुष्पम प्रिया चौधरी को हम इस एलिगेशन के फ्रेम में नहीं रख सकते कि उन्होंने किसी एजेंडे के तहत पार्टी बनाई होगी और वो तमाम चीजें, लेकिन ये हम इसको रख सकते हैं कि हो सकता है कि एक हिडन एजेंडा हो जो हम और आप देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि आईएएस आईपीएस, ये एक सबसे बड़ी बात तो ये कि इनका परफॉर्मेंस क्या है बिहार में, सिवाय एक सिंघमबाजी के। अगर आप इनको देखिए तो इसके अलावा इनका कोई बड़ा परफॉर्मेंस तो है नहीं, कोई बड़ा ऑपरेशन इन्होंने नहीं किया है जिसका, और वो भी उनका काम है जो काम उन्होंने किया। ऐसा तो है नहीं कि काम से कुछ अलग किया हो। एक आईएएस आईपीएस का जो भी है, उसका काम क्या है, प्रशासन को ढंग से चलाना। बाकी लोग नहीं करते, आपने कर दिया तो उसको प्रेस ने कुछ ज्यादा ही सिंघम बना दिया। मैं देखिए, एक जमाने में डीपी ओझा हुआ करते थे, सर जानते हैं, संजीव भाई भी जानते होंगे, जब शाहबुद्दीन की तूती बोलती थी उसमें में डीपी ओझा चर्चा में आए थे। और उसके बाद उन्होंने बेगूसराय से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद उनका हश्र क्या हुआ कि उनको 10,000 वोट नहीं मिले थे। उस दौर में जब सोशल मीडिया का टाइम नहीं था और ये तमाम चीजें नहीं थी, 2004 में शायद उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। बाकी के साथी पैनलिस्ट हैं, वो हमको करेक्ट करेंगे अगर हम गलत है तो। एक सेकंड के लिए और इंटरवेन करेंगे कि कोई भी जो ये सिंघम वगैरह टाइप के जो आईपीएस होते हैं ना,
किसी की भी, वो बिना स्टेट के या चीफ मिनिस्टर के या सत्ता में है जो पॉलिटिकल पार्टी, उसका बिना हाथ के कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकते। छोटे मोटे काम कर दें, किसी का बाल काट दें, किसी की बाह का ये काट दें कि क्यों चढ़ा रखा है, आदि इत्यादि। और शुरू में थोड़ा उसकी कथा अलग है, लेकिन बड़े काम, किसी बड़े गैंगस्टर को पकड़ना, किसी बड़े अपराधी को पकड़ना, किसी बड़े नाम को पकड़ना, सब कुछ नहीं कर सकते। हम लोग का समाज जो है, खासकर बिहार, पावर को लेकर के इतनी क्रेविंग है कि इतना फ्यूडल है, और पावर को लेकर के कि जब राजबाला वर्मा आई थी, सोचिए उनको किस तरह से एक बदलाव का, और करती क्या थी, कहीं मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है, जाकर के एक धावा मार दी, 4 लोगों को एक्सपेल कर दिया, 10 लोगों को निकाल दिया बाहर, एग्जाम से हटा दिया, और पूरा एकदम टेरर बना करके रख दिया। ठीक है, उसमें कई अच्छे लोग भी चले जाते थे, लेकिन इसी के अब बाद में कितनी भ्रष्ट निकली राजबाला वर्मा, उसकी कहानी आप लोग को सबको पता है। ये वही बात है। अब एक तो मुझे ये भी समझ में आता है, चूंकि प्रशांत किशोर को हम इससे अलग हट के नहीं देख सकते। प्रशांत किशोर अब चूंकि एक्सपोज हो चुके हैं, मेरा अपना ये मानना है कि प्रशांत किशोर आए थे पूरे तामझाम के साथ, और उन्होंने पदयात्रा भी की और तमाम चीजें हैं उनके पास। अगर हम उनको देखते हैं तो चलिए ठीक है, उनके पास थोड़ा सा राजनीतिक अनुभव भी है, वो बिहार के तमाम विधानसभा सीटों के बारे में जो जातीय गुनागणित है उसको भी वो समझते होंगे, क्योंकि उन्होंने नीतीश जी के लिए काम किया है, उनको एक तजुर्बा होगा। लेकिन ये लांडे साहब, इनको तो मुझे लगता है 243 विधानसभा सीटों में कितनी रिजर्व सीटें हैं, कितनी अनरिजर्व है, किसका क्या जातीय समीकरण है, ये भी अभी ठीक से नहीं मालूम होगा। और ये आज पॉलिटिकल पार्टी एकदम से लॉन्च करते हैं और उसके बाद अनाउंस कर देते हैं कि हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। भाई 243 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए आपकी क्या तैयारी है? दूसरे की आपके पास फाइनेंस कहाँ से आएगा, संसाधन कहाँ से आएंगे? ये कोई चुनाव लड़ना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि आपने जो है 5-5 हजार रुपए सबको पकड़ा दिए कि जाओ भाई चुनाव लड़ लो। चुनाव में आज की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पैसे का क्या महत्व है, हम और आप सभी लोग जानते हैं। एक जो अच्छा शरीफ आदमी होता है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है, अगर वो कमजोर होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, तो लोग उसको तवज्जो नहीं देते हैं। और एक जो समाज का आपराधिक व्यक्ति होता है, जो चरित्र का खराब होता है, वो जो है पैसे के बल पे 10-12 गाड़ियां लेके चलता है, तो लोग उसको तवज्जो देते हैं। ये एकदम आज के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम लोग प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। तो लांडे साहब की टाइमिंग पे भी बड़ा सवाल है, और क्या इनको प्रशांत किशोर को एक्सपोज होने के बाद उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए एक जो मतलब उत्प्रेरक के रूप में लाया गया कि चलो एक साथ में हम तुम्हारा इनको भी जोड़ दे रहे हैं कि जो काम तुम नहीं कर पाओगे तो थोड़ा बहुत ये भी कर लेंगे। कैंडिडेट तो उनको मिल ही जाएंगे। देखिए, मैं कैंडिडेट की बात नहीं करूं, 243 विधानसभा सीटों पर लांडे साहब को कैंडिडेट मिल जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में हर विधानसभा सीट पर ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, इसमें कहीं कोई दो मत है। मेरे पास 2020 में, सर मैं सही बता रहा हूं आपको, मेरे पास 2020 में बसपा का टिकट लेकर के लोग आए थे, और जो मुंगेर के बसपा के जिलाध्यक्ष है, वो उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि मैं बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ लूं बिहार में 2020 का चुनाव। मैंने कहा मेरे पास एक तो संसाधन नहीं है विधानसभा चुनाव लड़ने का, और दूसरे मैं बसपा जैसी किसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा नहीं। चुनाव मुझे लड़ना है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो जाना ही है। मेरा अपना एक मानना है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बिना आप आज का जो समाज है, मैं इस सोच के साथ पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूं कि अच्छे लोगों को इंटरवीन करना होगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। हम लोग आज से 40-50 साल पहले अगर हम देखते हैं, जो हमारे पुरखे थे, हमारे बाप दादा थे, जो पॉलिटिक्स में आते थे, शहर का सबसे अच्छा पढ़ा लिखा शरीफ आदमी विधायक बनता था। फिर धीरे धीरे समाज में यह धारणा बनने लगी कि अरे ये तो जो है अच्छे लोगों का काम नहीं है, यह असामाजिक तत्वों का काम है। ये धारणा जो बनने लगी और शरीफ लोगों ने जो पॉलिटिकल स्पेस छोड़ा, तो अब चूंकि ये डेमोक्रेटिक, हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं, तो ये निजाम तो बंद नहीं होगा ना, ये तो चक्र चलेगा। तो आपने जब स्पेस छोड़ा है तो वहां तो कोई ना कोई आके उसको फुल करेगा ना। तो मैं इस सोच के साथ पॉलिटिक्स में आऊंगा, अभी नहीं आऊं तो 2 साल बाद 4 साल बाद आऊंगा, लेकिन मेरी अपनी महत्वाकांक्षा है, मैं निगम के चुनाव से शुरुआत करूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि उम्मीदवार उनको मिल जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, उम्मीदवार की कमी नहीं होगी। उम्मीदवार उनको बहुत सारी सीटों पर ऐसे भी होगी, उनको लगे कि चलिए ठीक है 10-20-50 हजार लाख रुपए खर्च होगा, मैं अपना भी कर दूंगा। लेकिन ये टाइमिंग, इस पे बड़ा सवाल है। और उन्होंने जो एक सिंबल रखा है शिव की त्रिनेत्र का, उन्होंने वो जो चुनाव चिन्ह अपना रखा है, उससे वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या वो हिंदुत्व की लाइन पर जाकर के पॉलिटिक्स करेंगे? तो ये अभी जो है, आज तो उनकी शुरुआत हुई है, देखते हैं आगे। ठीक है, हम उमेश जी के पास आते हैं, उपेंद्र जी के पास आते हैं। उपेंद्र जी, एक जैसे बात होती है कि प्रशांत किशोर जो है, उनको अनुभव फिर भी है, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट किया है चुनावों का और अलग अलग पार्टियों को उन्होंने वो किया।
लेकिन बतौर आईएएस आईपीएस अधिकारी भी, क्योंकि नेता लोग जो है मुख्यतः काम उन्हीं के भरोसे करते हैं, या काम करने वाले वही लोग होते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, अंदर की बहुत सारी चीजें उनको पता होती है, नेताओं की, पॉलिटिकल पार्टीज की कमजोरी, और उनका वो भी सब, आखिर सब लोग रिटायर होने के बाद किताब भी लिखते हैं कई, और उसके बाद से उसमें जो है वो ब्रेक थ्रू करते हैं या रहस्योद्घाटन करते हैं जो अपने टेन्योर में उन्होंने देखा होता है। तो ऐसा है नहीं, उनके आका पॉलिटिशियंस होते हैं, तो उनके हाथों वो जो है नाचते भी हैं, और जो है उनका हुक्म भी बजाते हैं, लेकिन उनको निर्देशित भी करते हैं अलग तरीके से, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपनी जगह रहती है, नेता आते जाते रहते हैं, ये है। तो ऐसे में आपको लगता है कि अनुभव के स्तर पर जो है वो उनके अंदर भी, मतलब जैसे प्रशांत किशोर की जो एलिजिबिलिटी है वो अलग तरह से दिख रही है, लेकिन इन लोगों की एलिजिबिलिटी अलग तरह से, या जो उनका अपना एक एलिजिबिलिटी नहीं कहेंगे, जो मतलब एक समझ होती है, या जो अंदर की जो पूरी पकड़ होती है, उनको उनके पास एक अलग तरह से हमने, लेकिन अक्सर देखा ये गया कि जो इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स हैं या नौकर पुलिस वाले हैं, वो सब है, वो किसी पार्टी के अंदर ठीक होते हैं, लेकिन अपनी पार्टी अगर वो लॉन्च करे तो फिर उनके लिए अब ऐसे तो है नहीं। निखिल कुमार को देखिए, वो सत्येंद्र कुमार के बेटे, सत्येंद्र सिंह के बेटे थे, तो उन्होंने भी तो बाद में जो है आईजी वाईजी तक रहे थे, और उसके बाद में उनकी पत्नी लगातार पॉलिटिक्स में रही थी, और फिर बाद में उन्होंने भी जो है राजनीति की थी और जीते थे वो भी। तो इस तरह से हम तमाम लोगों के उदाहरण देखते हैं जो विभिन्न पार्टियों में, यशवंत सिन्हा को देख लीजिए, यशवंत सिन्हा भी तो आईएएस रहे थे और फिर बाद में मंत्री बने। अभी भी भाजपा में कई सारे वैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो मंत्री पद संभाल रहे हैं। तो ये अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो फिर उनका ठीक है, लेकिन अगर अकेले वो आए तो फिर ये मतलब वो उसकी स्वीकार्यता जो है वो नहीं। हमारे विदेश मंत्री भी ब्यूरोक्रेट रहे, हाँ बिल्कुल। अभी वही तो धीरे करके याद आएंगे कितने लोग हैं अभी जो इसी ब्यूरोक्रेसी के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। सबको नमस्कार। जहां तक अधिकारियों के राजनीति में आने की बात है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। तमाम राजनीतिक दलों को ज्वाइन करने वाले, पार्टी बनाने वाले, चुनाव लड़ने वाले ब्यूरोक्रेट यह बात कहते हैं कि हम जनता की सेवा करने आए हैं, जनता का कल्याण करने आए हैं, विकास करने आए हैं। लगभग सभी का दावा होता है, लेकिन क्या एक दरोगा या डीजीपी तक जो भी पुलिस अधिकारी है वो नेता से ज्यादा सेवा दे सकते हैं जनता के लिए? वो अपने जीवन में बहुत ईमानदार नहीं होते हैं। मेरा जो अनुभव है, 2-3 अधिकारी तो हमारे ही यहाँ से गए। निखिल बाबू हमारे यहाँ के ही हैं, औरंगाबाद के। आपके एक फेमस इंस्पेक्टर विधायक रहे सोम प्रकाश। ये निखिल बाबू को लोग ईमानदारी का मतलब आदर्श मानते हैं, ईमानदार आदर्श माना जाता है। लेकिन क्या निखिल बाबू जब सांसद थे, मैं उन पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जब वो सांसद थे, मैं ये मानता हूं कि बहुत ही ईमानदार थे। 1 रुपए दिल्ली के डीजीपी रहते हुए वो वेतन लिया करते थे। इसके बावजूद उनकी योजनाओं में कमीशन लेने की चर्चा आम थी। वो कमीशन कौन लेता था? यह संभव है कि निखिल बाबू तक वो कमीशन नहीं पहुंचता था, उनको जानकारी नहीं रही होगी। लेकिन एक सांसद जब बन जाते हैं, डीजीपी स्तर के अधिकारी, और तब भी अगर उनकी योजनाओं में कमीशन पर वो रोक नहीं लगा पाते हैं, तो कैसी जनसेवा? सोम प्रकाश हमारे यहाँ से दरोगा थे, क्या उन्होंने कभी सही थानेदारी की? दरअसल जाति देखकर अधिकारियों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगती है, और वे कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल अपने पद पर बने हुए रहते हुए भी करते हैं, वो राजनीति ही करते हैं। धीरे धीरे वो अपनी जमीन तलाशते हैं और तब जाते हैं। कई अधिकारी आए और चले गए, बहुत बदलाव करने की स्थिति में वो रहते नहीं है। अब कोई आगे चलकर अगर कोई अधिकारी पार्टी बनाए और मुख्यमंत्री बन जाए, ऊपर से नीचे अगर नदी बहा दे, विकास की गंगा बहा दे, तो बात अलग है। फिलहाल अभी तक जो स्थिति हम लोगों ने देखी है, उसमें ऐसा कहीं उम्मीद जगती हुई नहीं दिखती कि कोई अधिकारी सांसद बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। कई अधिकारी मंत्री भी हैं, बिहार में ही है। क्या शिक्षा की स्थिति बदल गई? शिक्षा मंत्री तो आपके यहाँ अधिकारी ही रहे हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ये अपने लाभ के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को तुष्ट करने के लिए राजनीति में आते हैं,
चोला सब कोई वही पहनता है, मैं विकास करना चाहता हूं, जाति पाति धर्म से अलग करना चाहता हूं। हिंद सेना प्रथम दृष्टया ही नाम सुनकर हिंदुवादी पार्टी की छवि बनती है हिंद सेना की। महाराष्ट्र में शिवसेना, महाराष्ट्र निर्माण नवनिर्माण सेना, दोनों हिंदुवादी पार्टी की लाइन है। और मनसे जो है वो लगातार एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है, शिवसेना भी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की है। तो क्या शिवदीप लांडे यहाँ भी एग्रेसिव पार्टी करेंगे? बिहार में सेना जुड़ेगा तो रणवीर सेना की भी चर्चा आ गई, दलित सेना की भी चर्चा आ गई, सनलाइट सेना रही है हमारे यहाँ, जातीय सेनाओं की त्रिवेणी संघ रहा है, तो कई सेनाएं हमने देखी है। तो जो प्रथम दृष्टया इनका नाम चयन है हिंद सेना, उससे हिंदुत्ववादी होने की छवि साफ साफ दिखती है, बहुत उम्मीद जगती हुई नहीं दिखती है जहां तक हिंद सेना से है। दूसरी बात, शिवदीप लांडे की तैयारी क्या है? अभी कुछ दिन पहले यात्रा कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे सड़क पर, कई जगहों पर उन्होंने अपने व्यक्तिगत, आप लोगों के पास ब्यौरा है कि क्या उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया, कितना दौरा किया? नहीं, पूरे बिहार का कहाँ दौरा किया है, पूरे बिहार का दौरा नहीं किया है, थोड़ी सी जगह पर रन ऑफ कुछ करके उन्होंने यात्राएं की, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? 8-10 किलो में गए, 8-10 किलो में 243 सीटें हैं, अपने लिए दौड़ो। साथी ने ठीक कहा कि कैंडिडेट मिल जाएंगे। आज हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50 मुखिया ऐसे हैं, लगभग औसतन मान के चलिए, कहीं 40 भी हैं, कहीं 50 भी हैं, कहीं 30 भी हो सकते हैं। तमाम मुखिया आज की तारीख में चुनाव लड़ने के लिए आकांक्षा पाले हुए हैं। तमाम जिला परिषद के सदस्य चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन लोगों के पास पैसे कहां से आते हैं कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानता है, ये ओपन सीक्रेट मामला है। थोड़ा सा कुछ दिन के लिए लोग मुखिया बनते हैं और चुनाव लड़ने की आकांक्षा पाल लेते हैं। उसमें वही लोग आकांक्षा नहीं पाल पाते हैं चुनाव लड़ने का जो जातीय कारणों से कमजोर है, जो थोड़ी सी भी, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो या सवर्ण जाति के हो, जो दबंग जातियां हैं, जो प्रभुत्वशाली जातियां हैं, जो मजबूत जातियां हैं, उनमें यह महत्वाकांक्षा जग जाती है कि हम चुनाव लड़ें। तो चुनाव लड़के शिवदीप लांडे कितना बदल लेंगे? कौन कितना बदल लिया बिहार में? अधिकारियों की दुर्दशा हमने देखी है। गुप्तेश्वर पांडे जाते जाते बीजेपी में अब संत बन गए, डीपीओ झा जमानत नहीं बचा सके, आशीष रंजन सिन्हा कहीं के नहीं रहे। तो शिवदीप लांडे का क्या होगा कोई नहीं जानता। सोम प्रकाश स्वराज पार्टी बना करके आए थे, एक बार वो विधायक बने, तीर तुक्का लगा, विधायक बन गए निर्दलीय ओबरा विधानसभा क्षेत्र से, और उन्होंने ईमानदारी का ऐसा ढोल पीटा कि तमाम मीडिया उन पर लिखा। उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। उपेंद्र, जैसे कि मान लीजिए वीआईपी मुकेश सहनी ने भी पार्टी बनाई, तो क्या फर्क है? मुकेश सहनी भी ठीक है, मुकेश सहनी की जाति स्पष्ट है और वो पैसे के बल पर आए। सन ऑफ मल्ला करके उन्होंने एक एक पेज का विज्ञापन पूरे बिहार में छापा, उसमें पैसा भी एक फैक्टर है। और पैसा एक ऐसी चीज है जो मैं मानता हूं कि जाति का भेद थोड़ा सा तोड़ने में अगर कोई सक्षम है तो पैसा है। उन्होंने सन ऑफ मल्लाह करके इतना विज्ञापन छापा कि मल्लाहों में वो बैठ गए। मल्लाह उनके साथ पूरी तरह खड़ा है, चूंकि मल्लाह का स्पेस खाली था, कोई मल्लाह जाति का नेता बड़ा नहीं उस तरह से उभरा था जो फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा हो, ग्लैमर जिसके पास हो। उनके आयोजन ऐसे रहे हैं कि गरीब तबका देख करके दंग रहता था, अरे मेरा भी नेता है यार, देखो हेलीकॉप्टर से चल रहा है, बड़ा बड़ा मंच बना रहा है, एयर कंडीशन मंच बना रहा है, वाटर प्रूफ मंच बना रहा है, जैसे मायावती का होता था। तो इससे उनमें आकर्षण पैदा हुआ। क्या ऐसा शिवदीप लांडे कर पाएंगे? और साथी ने सही सवाल उठाया, पैसा कहां से आएगा? 243 सीट पर आप आज पार्टी का ऐलान करते हैं और 243 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर देते हैं, तो ये किसके मोहरे होंगे? ये अभी देखने वाली बात होगी। जाति अभी स्पष्ट नहीं है, तो क्या एक जाति का खेमा ऐसा बनाया जा रहा है? मराठा तो यहाँ बिहार में कहाँ मराठा है? कौन मराठा इनको वोट देगा? बिहार में कितने मराठा वोटर होंगे? इसलिए उन्होंने युवा लोगों का नाम लिया है कि युवा जो है उनके उस पर है। ये सब बरगलाने के लिए सभी कौन राजनीतिक दल नहीं कहता है कि हम युवाओं की बात करेंगे, हम महिलाओं की बात करेंगे, हम गरीब की बात करेंगे, हम वंचित समाज की बात करेंगे? करता कौन है? अगर सभी लोग आज तक यही कहते रहे, अगर यही होते रहता तो आज ये नारा लगाने की जरूरत ही क्या पड़ती? आज सभी का विकास हो गया होता, सभी गरीब विकसित हो गए होते, सभी
हाशिए की आबादी जो है वो पढ़ लिख गई होती, 70 साल में तो आप नहीं पढ़ा सके। इनके आने से क्या फर्क पड़ेगा? ये कुछ वोट काटेंगे, टाइम टाइम फिक्स हो जाएंगे। पुष्पम प्रिया का भी बहुत बड़ा हवा खड़ा हुआ था, कुछ नहीं हो सका। प्रशांत किशोर का भी हमने उपचुनाव में देखा। लेकिन पीके पैसा खूब खर्च कर रहे हैं। मतलब पीके की तो स्थिति है, थंबनेल में भी चर्चा हुई थी पीके की। मैं आपको बता दूं, अंदर खाने की खबर यह है कि प्रशांत किशोर के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, जो अनुमंडल अध्यक्ष हैं जनसुराज के, वो राजनीतिक रूप से सक्रिय भी नहीं है। एक वाक्य ऐसा है कि पीके की जो टीम है, मीडिया मैनेजमेंट टीम, वो पत्रकारों को कहती है कि अमुक स्थान पर जाइए, हमारे प्रखंड अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला प्रखंड अध्यक्ष उस टीम के लोगों को यह कहता है कि हमारा पत्रकार होगा कि आपका पत्रकार होगा। अभी तो उनके जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उनको यही समझ नहीं है कि पत्रकार किसका होगा। जनसुराज का पत्रकार होगा, सवाल जनसुराज का होगा कि प्रखंड अध्यक्ष अपनी चेहरा चमकाएंगे। तो अभी बहुत सीखने की जरूरत है प्रशांत किशोर को। चुनाव आने दीजिए, पीके का जो है ललाट वो बहुत चमकता हुआ नहीं दिखेगा चुनाव बाद। हम कुछ वोट काटेंगे, किसी को कहीं सीट पर हराने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि कहीं शिवदीप लांडे मुखरा बनेंगे और जातीय समीकरण के हिसाब से जिस दल को बी टीम होंगे, बी टीम होना उनका जरूरी है, चाहे जिसके हो, समय बताएगा। तो जिसके बी टीम होंगे उसको लाभ पहुंचाने वाली जाति को चुनाव में खड़ा कर देंगे। हर मुखिया टिकटार्थी है, हर जिला परिषद का सदस्य टिकटार्थी है, हर नगर निकायों का वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद सभी टिकटार्थी हैं विधानसभा के। हम नहीं हैं जी। ठीक है, हम विवेक के पास आते, लेकिन उसके पहले एक और जिक्र भी करें। जिस आदमी पे बहस है ये मनोरमा जी ने लाया है, संजीव चंद्रन ने नहीं। लांडे साहब के बारे में कह रहे हैं ड्राइंग मेमोयर कि आज ऐसे आदमी की बहस लेके आए हैं जो रामलीला का नौटंकी में फिलर, जिसको चाय सिगरेट पीना और घूम फिर के आ सकते। हालांकि इतना भर नहीं होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम इसके बहाने दूसरी बात करेंगे। पहली बात तो ये भी है, अब बी टीम की भी बात है, और दूसरा है, ठीक है, प्रशांत किशोर जरूर कुछ वोट काटने की पोजीशन में रहे उपचुनाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो, लेकिन पुष्पम प्रिया नहीं रही थी, वो वोट काटने की स्थिति में भी नहीं रही थी। और लांडे जी जो है उनकी भी पार्टी का कुछ ऐसा ही अभी इतने कम समय में तो नहीं ही होगा। हम उससे पहले एक और बात कर रहे थे कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो एक पॉलिटिक्स में आने के बाद वो अपनी थोड़ी हेकड़ी में रहते हैं, क्योंकि उनको हेकड़ी की आदत होती है ना। मतलब हमारा कभी गए थे कहीं अपने कॉर्पोरेट में काम करने के दौरान में, लखनऊ में एक मीटिंग में, और हम लोग गए थे, और जो उनके स्टाफ थे वो उसके जो भी डीएम साहब होंगे, जो भी होंगे, वो 4 बार रूम में आए तो चारों बार जो है सारे माथा तो उठ के खड़े हो गए। 4 बार उठ के बैठना, वो 4 बार फोन अटेंड करने के लिए बाहर गए, तो चारों बार आने के बाद तो ये हाल है। मतलब इस तरह की जो सामंती मनोवृत्ति और ये सारी हेकड़ी होती है, तो इनके अंदर बहुत ज्यादा जो है, वो चाहे भले ही पब्लिक इमेज बनाए कि बहुत डेमोक्रेट है और ये है, लेकिन सिस्टम के अंदर है, वो इसी को फॉलो करते हैं। उनके ईगो को भी अच्छा लगता है कि ये प्रोटोकॉल जो है चलता रहे। और ईमानदारी की भी बात हो रही थी, उसमें उदाहरण के तौर पर दिया गया कि लालू प्रसाद यादव जैसे नेता, रामविलास पासवान जैसे नेता, आखिर वो क्यों इतने लोकप्रिय रहे और अभी भी हैं लालू जी, क्यों जो है लोग उनसे कनेक्ट होते हैं। तो जब वो मंत्री थे तो कोई आदमी उनको, उनके क्षेत्र का आदमी किसी के थ्रू अगर फोन कर रहा है तो फोन अटेंड किया जाता था। उसके छोटे से प्रॉब्लम, रेल का टिकट नहीं हो रहा है, दिल्ली में ठहरने की जगह नहीं है, इन सब को एड्रेस किया जाता था। और अभी आप यही निखिल कुमार से बोलते तो वो सीधे वहां से बहुत, या आपका यशवंत सिन्हा ही जो है, तो वहां से जवाब मिलता है कि मतलब वो बहुत ईमानदार है और किसी का इस तरह से काम नहीं करते हैं। तो एक आम आदमी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये ब्यूरोक्रेसी से आए हुए इस तरह के जो नेता होते हैं, आपने किरण बेदी को भी देखा, अपनी ईमानदारी का कुछ ज्यादा ही डंका पीट रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो उन्होंने पद वद लिया या राजनीति में आए, वो किस तरह से उनकी ईमानदारी का एक्सटेंशन आप कहेंगे उसको, या कैसे नहीं आप उसको पद का जो है दुरुपयोग कहेंगे। और कोई भी नेता विवेक अगर काम करता है और अगर उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तो मतलब है कि वो अपने कर्तव्य से अलग हट करके कहीं किसी को फेवर कर रहा है। जिसको भाजपा में जाना है, सत्ता अगर भाजपा की है तो उसको वहां से बटरिंग करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसके आगे का करियर वहां से होता है, या किसी और पार्टी का जो भी है। तो यहाँ पर उसकी अपनी जो क्रेडेंशियल्स है
कि अपनी जो विश्वसनीयता है वो तो हमेशा ही मतलब वो भले पब्लिक में रख रहे हो, लेकिन आप सही ढंग से सोचे तो क्या उसकी अपनी कोई विश्वसनीयता है बतौर नौकरशाह, बतौर अगर वो पुलिस प्रशासन में रहा हो और पॉलिटिकली वो किसी से जाकर के जुड़ता हो, तो इसका मतलब है तमाम नौकरी उसने उसकी चाकरी की है, उस पार्टी की चाकरी की है। भारत में महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्विस से आए, बड़े बड़े नेता आजादी से पहले सिविल सर्विस और बड़ी सरकारी नौकरियों को ठोकर लगा के, तो सिद्धि पांडे भी उसी इसमें चल रहे हैं। बिहार में उनकी अपनी पुरानी पहचान भी है दबंग वाली। लेकिन देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है, उनको उनकी राजनीतिक सोच किस तरीके से है कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया कि उनके वोटर कौन हो। त्रिपुण कौन पहचानता है, त्रिपुण बिहार में कौन लगाता है, सबसे पहले यह तय कर लिया जाए कि बिहार में कितने लोग, 1000 में मुश्किल से आधे लोग त्रिपुण लगाते होंगे, वो भी साल में। तो ऐसे जगह पर आप एक ऐसी आजकल थोड़ा पॉपुलर हुआ है जब से ये नहीं, वो पॉपुलर, देखिए पॉपुलर हुआ वो उस दिन के लिए पॉपुलर हुआ जिस दिन कोई मोदी जी का बड़ा कार्यक्रम होता है, या फिर बनारस का हुआ इस तरह का, या फिर नहीं। हम लोग बनारस में रह करके आए हैं, हमारे जमाने में हम लोग भी जाते थे काशी विश्वनाथ। हम लोगों को अपने उसमें कभी ना किसी को त्रिपुण लगाते देखा, ना किसी पंडे ने आकर हमें लगाया। लेकिन अब देख रहे हैं कि मतलब छोटा से बड़ा बूढ़ा सारा लोग हिंद की सेना बना ली और त्रिपुण लगा लिया। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनके वोटर किस तरीके से होंगे और वो क्या काम करने वाले हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि कोसी क्षेत्र में माना यह जा रहा है कि वो कोसी क्षेत्र में एक्टिव होंगे ज्यादा, क्योंकि वहां पर वो काम कर चुके हैं, गली कुचों से उनकी अलग पहचान है, तो इसलिए, और वहां पर बीजेपी कमजोर है। अब ये सीधा सा समीकरण है। वैसे तो विवेक बतौर जो पुलिस प्रशासन में उन्होंने अलग अलग जगह में, अररिया में काम किया, पूर्णिया में काम किया और पटना में, और तो उस तरह से तो उनका अनुभव बिहार का एक होगा प्रशासन का। नहीं, प्रशासन का अनुभव अलग हुआ, लेकिन जो उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट है और ये तमाम चीजें, उसमें सुपौल, अररिया, पूर्णिया, खासतौर से पूर्णिया का काफी ये है। तो ये सब इलाके में अगर सिद्धि पांडे ने 1000 वोट भी काट दिया तो नुकसान किसको होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो कुल सिद्धि पांडे के पास पूरी आजादी है, वो ईमानदार है। और हमारे अब क्या दिक्कत क्या है कि हम लोग किसी को भी शक, राजनीतिक तौर से शक हमारे दिमाग में हमेशा बसा रहता है, क्योंकि हम लोग इतने धोखे खाए हुए, खास तौर से अरविंद केजरीवाल वाले मामले के बाद किसी भी शख्स को जो राजनीति में आ रहा है वो बड़ा नाम रहता है। कोई अधिकारी हो, खास तौर से लोकप्रिय अधिकारी के तौर पर, वो अगर राजनीति में आता है तो तुरंत हमारी शक की सुई अरविंद केजरीवाल की तरफ चली जाती है। और बिहार में भी जो आप देखिए, इससे पहले जो पीके है उनकी क्या भूमिका रहेगी, किस तरीके से वो कर रहे हैं, वो हम सब जानते हैं। पुष्पम प्रिया हालांकि कोशिश उन्होंने बहुत की, लेकिन बिहार में राजनीति के लिए आपको ईमानदारी के साथ साथ ईमानदार दिखना, लोगों के साथ जुड़ाव होना सबसे पहले। और इनकी ईमानदारी देखिए, शिवदीप पांडे अभी ईमानदार बताए जा रहे हैं, कहे जा, जैसे ही चुनाव में जाएंगे उसी चुनाव में वो हारे जीते, चाहे जितनी भी उनको जितने भी वोट आए, लेकिन उनकी ईमानदारी का जो पूंजी जो उनकी थी वो खत्म हो गई। जैसे ही उन्होंने राजनीति में कदम ले लिया वो पूरी तरीके से बेईमान हो गए। हमारे लिए नहीं हुए, लेकिन जो उनके विरोधी समर्थक हो गए और तमाम लोग, उनके लिए तो एक लाइन उन्होंने तय कर दी कि वो किस तरह के नेता है। अब रही बात कि सिद्धि पांडे की कामयाबी कितनी मिलेगी वो क्या, लेकिन अभी क्या है कि बिहार में माहौल धीरे धीरे तैयार हो रहा है। और अब की राजनीति और पहले की राजनीति में फर्क इतना है कि पहले की राजनीति चुनावी साल के आखिरी साल में चलती थी, चुनाव के आखिरी साल में, 5 साल में। अब है 24 घंटे वाली राजनीति है, और 24 घंटे वाली राजनीति में बीज बोने का काम बहुत पहले से चल रहा था। अब वो पौधा आपको नजर आ रहा है, वो पौधा बढ़कर जो है शिवदीप पांडे, जो एक पौधा हमने बोया वो बरगद होने के बजाय
कह सकते हैं कि मुरझाता हुआ नजर आ रहा है पीके के तौर पर। पीके के होने ना होने से किसे फायदा हुआ किसे नुकसान, ये एक राजनीतिक बहस की बात है, और डाटा जो है वो सबके सामने उपचुनाव में आया। अब इसी तरीके से ये भी डाटा शिवदीप लांडे का असर, जो खास तौर से यूथ में, या जिनको लग रहा होगा कि शिवदीप लांडे के साथ जो खास तौर से युवा पीढ़ी जिनका उनका लगाव रहा, तो कम से कम वो वोटर जो है थोड़ा सा टर्न जरूर हो सकता है, लेकिन वो टर्न होगा तो नुकसान किसको? वो शिवदीप लांडे खुद जीतने के लिए नहीं, किसी को जिताने के लिए चुनाव में आ रहे हैं। और बिहार को बदलने के लिए जो तमाम जो लोग कोशिश बताते हैं कि बिहार को बदला जाएगा, बिहार को तमाम तरह की दिक्कतें हैं। आखिर नीतीश कुमार से क्या दिक्कत थी? नीतीश कुमार तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनके ही शासन में वो रहे हैं आईपीएस ज्यादातर समय में। ज्यादातर क्या, वो उनके समय नियुक्ति हुई है, उनके समय पे उन्होंने एक तरीके से रिटायरमेंट ले लिया। तो नीतीश कुमार के शासन आईपीएस उन्होंने आईपीएस 2006 बैच के हैं। हाँ, तो वही हुआ ना फिर तो। 2005 ऑनवर्ड वैसे भी नीतीश जी लगातार वो सेवा दे रहे सरकार की, तो अपनी ही सरकार के खिलाफ वो काम करते हुए अब किस तरीके से, और बाकी पैसे की बात है तो आईटी एक्ट में चुनावी पार्टियों को बड़ा फायदा होता है, लेकिन इसके भी टर्म्स कंडीशन है। लेकिन अब सरकार, चुनाव आयोग किस तरीके से काम करता है बताने की जरूरत नहीं कि किसको फायदा पहुंचाना है किसको नुकसान, ये बहुत आम बात हो चुकी है। तो इस पर बहस ही करना कह सकते हैं फिलहाल तो बेकार है। लेकिन शिवदीप लांडे एक फ्लूक है, फ्लूक आजकल के फ्लूक युग में हम लोग जी भी रहे, हर कुछ फ्लूक होता है। थोड़े दिन में अभी शिवदीप पीके गए, पुष्पम प्रिया गई, अब ये गए, तो फ्लूक की तरह काम करेंगे और आने थोड़े दिन बाद ये फ्लूक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग वापस लौटेंगे तेजस्वी यादव की ओर, लालू यादव की ओर, नीतीश कुमार की ओर, चिराग पासवान के। तो ये बनना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको नब्ज पकड़नी पड़ती है। ईमानदारी और बेईमानी तो अलग चीज है, सबसे पहले आपको एम्पैथी जो फील लोगों से एम्पैथी आपको दिखनी पड़ेगी। तो ये एक चीज जो है वो नए नेताओं में बिल्कुल नजर नहीं आती है, जो कि लालू यादव या फिर नीतीश कुमार में भी कह सकते हैं कि वही, या रामविलास पासवान में भी अपने वोटर्स की। जी, मतलब पैरासूट से आकर के टपक करके और फिर राजनीति को ये मतलब इस तरह से राजनीति दिलचस्प बहुत कुछ अब देख रहा था, शिवदीप लांडे के जाति जो क्षत्रिय बताई जा रही है, हालांकि वो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन क्षत्रिय बताई जा रही है उनकी जाति। उन्होंने 2022 में शायद एक इंटरव्यू में भी कहा था अपने व्यक्तिगत मेमोरी के तौर पर कि उनके पिता ड्रग एडिक्ट थे और वो उनको मारना चाहते। तो ये इस तरह की उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत बहुत रिच वाली। विवेक जी, शिवाजी को क्षत्रिय तो माना नहीं गया था, तो मुश्किल है कि इनको क्षत्रिय मान लिया जाए। मराठा हैं ये, कुंभी मराठा होंगे। तो लेकिन बिहार के लिए सबसे खास बात और बहुत अच्छी बात यह है कि एक्सेप्टेंस है नेताओं। जॉर्ज फर्नांडिस को देखिए, तमाम लोग बड़े बड़े नेता से लेके शिवदीप लांडे, दो उदाहरण है, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव। लेकिन उस कद के नेता शिवदीप लांडे को तो खैर क्या है कि किसी में हिम्मत है कि बिहार में आकर राजनीति कर ले, तो बिहार को उम्मीद तो रहती है कि एक नेता आएगा जो उनके सपनों को पूरा कर देगा। तो देखिए क्या होता है। शिवदीप लांडे वो किसी और के सपने पूरे करते हैं, या फिर जो आर्थिक जो अपराध है जिसका आंकड़ा ना हमारे पास कभी मिल पाएगा, ना आपको मिल पाएगा, ना किसी को, उसका फायदा वो उठा लेगा। ठीक है, संजीव जी आपके पास फिर लौट कर आते हैं। एक सवाल तो है सबसे जो इन सबके बीच में उठकर आ रहा है, वो ये है कि जैसे नीतीश कुमार के साथ ही उन्होंने काम किया, अब और उन्हीं के उसमें रहे हैं वो, उसके बाद वो पार्टी खड़ी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार को विकल्प की जरूरत है। मतलब है कि बिहार कसमसा रहा था और राजनीतिक रूप से जो है सफोकेट कर रहा था, और उसमें एक बयार की तरह से जो है
नई नई आवाजें या नए नए तरह की उस प्रयोग की जरूरत है, उसके आधार पर उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की। एक जो हिंदू वाली बात है, तो यहाँ पर सीधे सीधे भाजपा से क्लैश माना जाएगा अगर वो हिंदू आइडेंटिटी और उस पॉलिटिक्स के आधार पर, जैसे कि नाम और सिंबल, ये दोनों पूरा का पूरा खुले तौर पर इशारा कर रहा है। दूसरी उनकी पारिवारिक विरासत जो उनकी पत्नी की अब देखिए इसमें एक चीज और है, सिंबल तो उन्होंने लिया है, चुनाव आयोग अभी पार्टी में जाए, चुनाव आयोग के वो पास अलग बात जाए, है। अब वो रिजेक्ट भी हो सका और ज्यादा चांस है रिजेक्ट होना, क्योंकि वो एक धार्मिक प्रतीक है, उसका इस्तेमाल चुनाव में हो नहीं सकता है जी। तो ये है, और दूसरा ये है कि मीडिया तक उनकी पहुंच रही है, तो ये खबर जो है मीडिया में अच्छे तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो आ गई, लेकिन वैसे देखेंगे कि रिसीव किस तरह से अदर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में और जनता के बीच में, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा उस तरह से नहीं दिख रहा है, जितना कि मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है कवरेज दी है, तो इसलिए ये खबर में है, सभी जगह में खबर है। तो चूंकि वो मीडिया में वैसे ही बड़े चहेते रहे, अपने पूरे टर्म में सिंघम बनाकर पेश किए गए, छापे गए, प्रचारित प्रसारित किए गए, तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि वो जिस पार्टी के साथ मतलब उनका प्रशासनिक अनुभव रहा था, और फिर उन्होंने वो दिया, त्यागपत्र दिया, वीआरएस लिया, तो ये है तो उसी के अगेंस्ट में ना, तो इसको किस तरह से, क्या वो बी टीम भी अगर बनेंगे तो किसकी बी टीम बन रहा है वो, और अगर मतलब भाजपा के उसमें देखेंगे तो वो तो उसके साथ में मिलकर के मतलब उसी के उस पे लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं, तो क्लैश हो रहा है ये तो एक तरह से। देखिए मनोरमा भाई, एक तो बी टीम वाले फॉर्मूले से ही मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। वो आए हैं, आने के बाद क्या क्या इम्पैक्ट फैक्टर होगा उसका, इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। अभी तो तुरंत आए ही हैं, और हमसे गलती से एक फ्लैश हो गया था। एके आज अलग मूड में है, तो नीतीश कुमार को लेकर के उनकी टिप्पणी गलती से फ्लैग हो गया था, उस तरह से नहीं होना, फ्लैश हो गया था, वो नहीं होना चाहिए था, तो माफ करिएगा। और दूसरा, एक ड्राइंग मेमोयर कह रहे हैं कि हेमंत जी लांडे की जगह यदि पांडे होते तो हेमंत जी यहाँ जरूर होते। तो हेमंत जी थोड़ा और लांडे की तरफ ही गए हैं, वो रहने वाले अकोला के हैं, वो जबलपुर तक गए हैं आज, तो रास्ते में हैं, इसलिए वो आज नहीं आए, नहीं तो वो इनके लिए भी जरूर आते। तो प्रशांत किशोर तो पांडे ही हैं, तो दोनों ही हो गए ना अभी तो बिहार की राजनीति में। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो उसकी जगह वो होते तो हेमंत सर जरूर होते आज पैनल में, कहना उनका ये था, तो मैंने उनको सूचना दे दी। ऐसे ही एक टिप्पणी और देखिए, एक है, वो है पाई की, कि अधिकारियों को सीधे राजनीति में आने से रोकना चाहिए, सरकारी पद का फायदा उठाकर अपना प्रचार करते हैं, जिससे कम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग माना जाना चाहिए। और इसके अलावा पद पे रहते हुए भी वो एक खास किस्म से एक दल, यदि किसी दल के से चुनाव लड़ना है तो उस दल के प्रति, ये तो सब पर बात लागू होती है, कूलिंग पीरियड वाली, यहाँ से लेके जजेस तक लागू होती है। तो अब ये जब आए, पत्रकारों पर भी लागू होगी, ये बात लागू होती है। बिल्कुल। और जब ये आए तो देखिए, स्केप्टिकल होना तो हम सब पत्रकारों का ही काम है, तो विवेक जी तो वो होंगे ही, कोई भी आएगा तो हम लोग तो जमे जमाए पार्टियों पे भी होते हैं। अब हमारे कुछ साथी चाहते हैं कि हम लोग जय जय करते हैं कांग्रेस बीजेपी किसी एक पार्टी का, तो नहीं होता। हमारा काम है स्केप्टिकल होना, उनके हर प्रयास पर सवाल खड़ा करना, देखना, जज करना कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो थोड़ा लेट आए हैं, इनको बिहार को बदलना था, तो ये पता नहीं ये अंतिम तक कर रहे थे, बीआरएस का टर्म पूरा कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कि एकदम 2025 में अप्रैल में आ रहे हैं, जब चुनाव अक्टूबर में होना है। एक महीना पहले ये रन फॉर सेल्फ आदि करा लिया एक खास किस्म से, तो इसलिए डाउट होता है, इसलिए भी डाउट होता है कि मतलब सीधे भाई कैसे कहें, लेकिन इस तरह के पॉलिटिकल पार्टियों पे एक आरोप लगता रहता है अचानक से चुनाव के दौरान पैदा हुई पॉलिटिकल पार्टियों पर, कि फंड सिफोन ऑफ का कोई सिस्टम है। लेकिन ये भी देखना होगा कि थोड़ा सा आजकल तो टाइट किया है इसमें चुनाव आयोग ने, कि कैसे उसको कुछ तो किया है, लेकिन भाई रास्ते तो सब होते हैं, जितनी चीजें रूल्स आती हैं उसमें होती है। तो इनके इरादे पे इसलिए ये लगता है कि अचानक आए, सिर्फ चुनाव लड़ने आए हैं, बिहार बदलने तो आए हैं, तो कैसे कन्विंस हो जाएंगे हम लोग जब आप अचानक से चुनाव में आ गए। पहले से कोई काम कर रहे होते, कोई आंदोलन लीड कर रहे होते, कोई मुद्दा उठा रहे होते, एजुकेशन, ये जो एजुकेशन के कुछ कोचिंग वोचिंग को भी ये करते हैं, तो ऐसा कुछ आप कर रहे होते, तब हम लोग को समझ में आता कि आप जो है कुछ बड़े पैमाने पे आपकी योजना है। तो एक तो ये, दूसरा जो विवेक जी कह रहे हैं मायने रखेगा, कि यदि कोशी इलाके में ये लड़ेंगे
तो उसका अलग असर होगा। इनका जो इधर का इलाका है, मगध का इलाका है, शाहबाद, सबके अलग अलग असर होंगे ना। 500-200 कितना वोट काटते हैं वो सवाल है ना। पुष्पम प्रिया इतने ताम झाम के साथ वो याद है कैसे आई थी पुष्पम प्रिया की लॉन्चिंग, यदि याद हो तो बेचारे शिवदीप लांडे तो कहीं ठहरते ही नहीं, पासन भी नहीं। हम लोग हैरान हो गए, हर पेज पे, फ्रंट पेज पे ऐड था, इस तरीके से ऐड था कि हम लोग डर गए कि क्या होगा। फ्लूअर्स और घोड़े का निशान, घोड़े का चित्र, और पूरा फ्रंट पेज काला लिबास। मुझे याद आया था तब विवेक जी मुझे याद आया था, ये 2002-3 में शेवरले लॉन्च हुआ था। तो दिल्ली में गए ना, अब हम लोग गए थे, एक्स्ट्रा क्लास करने जाते थे, एमए के लास्ट उसमें थे, एमफिल में थे शायद, एमफिल हमारा रुका हुआ था, तो हम लोग जाते थे एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए दिल्ली। तो उतरे, वैसे ही सारी जगहों पे होर्डिंग बड़े बड़े आ रहा है। तो वो बचपन में देखते थे कुछ सिनेमा के लिए, हम लोग आ रहा है, लेकिन उसपे नीचे में लिखा रहता था कि ये फिल्म आ रही है, ये फिल्म आ रही है, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता था। शेवरले का ऐड आया था, आ रहा है, आने वाला है या आ रहा है, और कोई सिंबल वोम्बल कुछ नहीं था। वैसे प्लूरल लॉन्च हुआ था। प्लूरल का हसर जान रही हैं आप मनोरमा जी, आपने कहा कि हम लोगों के एक मित्र ने भी चुनाव लड़ा, बेचारे सुनेंगे तो 5 गालियां देंगे वो। हालांकि हम लोग उनको कह रहे थे, हम लोग उनको कह रहे थे लड़िए, हम लोग के बड़े प्यारे मित्र है वो, हम लोग के बड़े प्यारे मित्र है, और हम लोग उनको कह रहे थे कि लड़िए, क्या करिए, कहां से लड़िए। साकिब जी भी लड़ेंगे तो पहले से ही नहीं, उनका वो अच्छी पार्टी से लड़े। तो जमानत जब्त होने का मतलब होता है कि आपको 10% जो पोलिंग हुई है उसका 10%, तो पोलिंग में 6% कितना है? नहीं, जीतने वाले उम्मीदवार नहीं, कुल पोल वोट का 1/6, तो पोलिंग कुल पोल वोट का 6ठा हिस्सा। तो उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे बेलागंज में साइजेबल वोट आया, शायद 27-28 हजार 22 हजार वोट आया था प्रशांत किशोर जी को, लेकिन वहां जमानत जब्त थी। जमानत तो प्रशांत किशोर की एक ही जगह बची। तो पुष्पम प्रिया ने वो उतने वोट नहीं लाए थे, कहीं 500, कहीं 1000। आमतौर पे तीसरे चौथे प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है, तीसरे स्थान पर रहने वाले या चौथे स्थान से तो निश्चित रूप से जब्त हो जाती है। लेकिन ओवरऑल 10% वोट ले लिया था, 10% वोट शेयर था प्रशांत किशोर का टोटल में, सभी विधानसभा उपचुनाव मिलाकर। सिद्दीप लांडे जिस तरह से उतरे हैं, लॉन्च हुए हैं ना, तो उससे थोड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या है। और इस समय देखिए, प्रशांत किशोर के साथ भी बहुत सारे IAS IPS लगे हुए हैं, बंच ऑफ IAS IPS उनके साथ लगे हुए हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स लगे हुए हैं, वैसे में ही आए हैं, तो डाउट पैदा करते हैं, या ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया ये अचानक से। तो ठीक है, आइए चुनाव लड़िए, हम लोग भी इंतजार करेंगे कि किस तरह से जो है। हम लोग वैसे तो पत्रकार हैं नहीं, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आएंगे नहीं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय दिख रहा था जब वो बोल रहे थे, प्लेटें खाली हो चुकी थी, यानी पता नहीं कहाँ हुआ है। तो लगता है कि बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था थी। अब हम लोग तो, मैं तो ऐसे भी नहीं जाता हूँ कहीं। तो मनोरमा जी, अभी 11 तारीख को पटना में उनका कार्यक्रम है, और यूट्यूबर्स के लिए वाहन की सुविधा और खाने पीने की सुविधा उपलब्ध है। बिहार के किसी हिस्से से वहां यूट्यूबर्स जा सकते हैं। वैसे तो ये भी बहुत त्रासदी थी। मध्य प्रदेश वाला आपने देखा था ना, इन्वेस्टमेंट वाला जो मीट करवाया था और निवेशकों को बुलाया था, उसमें किस तरह से प्लेट के लिए जो है मारामारी हुई थी, वो तस्वीर भी वायरल हुई थी। वो तो कॉमन बात हो गई है, पत्रकारों के बीच खाने पर कूद पड़ना, गिफ्ट पर दौड़ पड़ना, ये पत्रकारों की आवाम। पत्रकारों को छोड़ दीजिए। नंदलाल यादव कह रहे हैं कि पैरासीटामोल के पत्रकार नहीं थे, वो पत्रकार नहीं थे, जो खाने के लिए, वो इन्वेस्टर मीट था ना, वो उसके लिए कराया गया था, और वहां पर खाने पीने की व्यवस्था। नंदलाल यादव कह रहे हैं कि पैरासीटामोल, मनोरमा ये कह रहे हैं कि पैरासीटामोल के फेल होने के बाद किसी ने कॉम्बिनेशन वाली कॉम्बिफ्लॉम सुझाया होगा, अधिकारी प्लस धर्म वाली पार्टी। जी, तो डोलो नहीं सुझाया, डोलो ज्यादा आजकल जो है, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन डोलो का ज्यादा रिकमेंडेशन हो रहा है कि अगर कॉम्बिफ्लॉम पैरासीटामोल खाना हो तो आप डोलो खाएं, वो सेफ है। ठीक है, यहाँ तक कि जो सेरिडॉन टैबलेट है उसकी जगह में भी डॉक्टर्स जो है डोलो सुझा रहे हैं कि आपके किडनी के लिए सेफ है। मुझे डॉक्टर ने यही बोला है कि सिर दर्द भी हो तो आप सेरिडॉन ना खाएं, आप डोलो खाएं।
ठीक है जी। तो अब मैंने सेरिडॉन खाना छोड़ दिया। यानी आप ऐसा तो नहीं रेकमेंड कर रही हैं कि आप बीजेपी को ही वोट करें, आप जो है दूसरे ब्रांड नहीं ऐसा नहीं। तो मैं इसके पीछे क्या है अभी मैंने पता करने की कोशिश नहीं की है। डोलो का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैंगलोर के पास ही है और अचानक कोविड के दौरान इसमें बहुत उछाल आया तो, लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्टोरी नहीं मिली है जो फ्रॉड या फाउल को दिखाता हो। मेडिकली सेफ अभी डॉक्टर्स को बोल रहे हैं। तो सेरिडॉन वगैरह जो आपकी किडनी पे असर डालता है पेन किलर के तौर पे ले रहे हैं, डोलो आपको सेफ कहता है। तो मुझे डॉक्टर का रिकमेंडेशन था, मैंने सेरिडॉन खाना छोड़ दिया, ठीक है सर दर्द में भी। तो खैर बात ये, लेकिन ये इसमें सवाल भी है साकिब, हमने दूसरी तरह से बात की, लेकिन हाँ बात ये है कि आप किस तरह से इसको आगे, मतलब अभी जो है संजीव जी से जो हमने सवाल किया था लगभग वही उसी पर आप क्या सोच रहे हैं कि एक तो मतलब एक क्लैश का भी मामला है, तो क्या ये पूरी तरह से जो है पैसों के ही उसका है मामला, उस तरह से जो है वो करना, डिस्ट्रैक्ट करना, न्यूनतम स्तर पर भी अगर जो है वोट इधर से उधर किए जा सके उसका भी असर होगा। अभी इसमें ये मायने रखता है अभी बिहार की राजनीति में, खास तौर पे तब जबकि सांप्रदायिकता के कारण जो पोलराइजेशन है वो बहुत ज्यादा जो है दो तरफा होने वाला, दो मतलब एक इस तरफ एक उस तरफ, ऐसे में तो ये जो है एक निश्चित परिणाम की तरफ अगर ऊपरी तौर पे देखें तो इसकी तरफ इशारा करता है, इस तरह का ध्रुवीकरण होता है। तो ऐसे में से छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन जो है वो मायने रखते हैं वोटर्स को, अगर ऐसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो। आपके लिए साकिब, आपके लिए अनम्यूट करिए। आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। अभी राजनीतिक भोज वाली बात हुई तो मुझे एक चीज याद आ रही थी, मैंने सोचा सब पैनलिस्टों के साथ साझा करते हैं, थोड़ा माहौल हल्का फुल्का हो जाएगा। जब ललन सिंह महागठबंधन के साथ थे तो चुनाव से पहले उन्होंने यहाँ जो है मटन भात का भोज दिया था हमारे यहाँ, क्योंकि उनको हमारे यहाँ से चुनाव लड़ना था। और बाद में विजय सिन्हा जो अभी उप मुख्यमंत्री है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि मुंगेर में कुत्ते कम हो गए हैं, ठीक है ये बड़ा चला था। तो ऐसा भी हो जाता है उनको उसके बाद उल्टी आने लगी होगी। बारह लोग टॉपिक पे लौटते हैं। टॉपिक जो है वो सर ने अभी जैसे कहा, देखिए प्रशांत किशोर जी के साथ में अभी आप उनके कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष जो है मनोज भारती, वो खुद एक ब्यूरोक्रेट है, रिटायर्ड आईएएस है। एक और आईएएस है उनके साथ ललन यादव, एक्स कमिश्नर है, वो उनका हमारे यहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके पिताजी भी फॉरेन सर्विसेज में रहे हैं वो, राजनयिक। हाँ, मतलब ब्यूरोक्रेट, मेरे कहने का मतलब ये कि ब्यूरोक्रेट है। हाँ। ये अभी ललन यादव है, एक्स कमिश्नर रहे हैं, वो हमारे यहाँ के ही हैं। उनके पिताजी भी जो है समाजवादी पृष्ठभूमि से आते थे, विधायक रहे। उनके छोटे भाई है, कांग्रेस के नेता हैं, यहाँ कॉलेज में प्रिंसिपल। तो कई सारे ब्यूरोक्रेट अभी प्रशांत किशोर के साथ भी हैं। लेकिन लांडे साहब ने जो लाइन ली है, एक तो आज उन्होंने पार्टी की लॉन्चिंग में कोई विचारधारा स्पष्ट नहीं की, क्या उनकी लाइन लेंथ रहेगी, क्या उनकी आइडियोलॉजी रहेगी। पुष्पम प्रिया के साथ तो एक मतलब उन्होंने कुछ तो कहा कि हम बिहार बदलने आए हैं, चलिए ठीक। और पुष्पम प्रिया के साथ में, पुष्पम प्रिया की लॉन्चिंग जब हुई थी तब माहौल ऐसा नहीं था कि लोगों ने उनको किसी की बी टीम जो है वो कर दिया था कि भाई किसी की बी टीम के लिए ये आई है, ठीक है। हर एक आदमी को लगता है कि डेमोक्रेसी है, हम पार्टी बना करके चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एकदम से अचानक सब लोग जो है बिहार बदलने को क्यों उतावले हो गए हैं, वो भी ऐसी टाइमिंग में जबकि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद करके बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो इस ठीक इसी समय अलग से जो है इतने सारे लोगों को बिहार बदलने की चिंता कैसे होने लगी है। पुष्पम प्रिया तो चलिए पहले से ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये आरसीपी सिंह के बारे में आप देख लीजिए, उनको नीतीश जी जो है बीआरएस दिलवा करके लाए, राज्यसभा भेजा, फिर वो जब फिर अमित शाह के करीब गए, मंत्री बन गए, उसके बाद जो है उनकी छुट्टी हुई तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, आप सबकी आवाज। अब आप देख लीजिए प्रशांत किशोर जी, भाई अब कुछ और नहीं बचा था, चलिए आरसीपी सिंह बिहार से हैं, पुष्पम प्रिया बिहार से हैं, ये प्रशांत जी भी बिहार से, इनको महाराष्ट्र से आकर के बिहार बदलने की क्या सूझी है। मतलब एकदम से ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ये संदेह पैदा करता है। हालांकि इस पर उन्होंने जवाब, एक सवाल था तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं बिहार में ही रहूंगा, बिहार में ही काम करूंगा, जब मैं बीआरएस ले रहा था। देखिए जब उन्होंने बीआरएस के लिए अप्लाई किया था, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उस वक्त एक चर्चा ये भी शुरू हुई थी कि वो शायद जनसुराज में जाने वाले हैं। और हम लोग एक
पूर्व मंत्री पूर्व सांसद के ड्राइंग रूम में मैं बैठा हुआ था, ठीक उसी वक्त ये खबर आई कि लांडे साहब ने इस्तीफा दिया है। और ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ उनके वीआरएस लिए, अभी अक्टूबर में 2024 अक्टूबर में उन्होंने 6 महीने पहले की मैं आपकी बात बता रहा हूँ, 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। तो ठीक उसी वक्त ये खबर आई कि लांडे साहब ने इस्तीफा दिया है, तो एकदम से अनायास ही वहां पे चर्चा यही शुरू हो गई थी, मतलब प्रथम दृष्टया जिसको हम बोलते हैं कि अब वो शायद जनस्वराज में जाने वाले, और उन्होंने कहा था कि हम बिहार बदलेंगे या जो भी करेंगे, तो लोगों को लगा शायद इसी संदर्भ में आज उन्होंने कहा भी है कि मुझे राज्यसभा भेजने से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का प्रस्ताव मिला, लेकिन उन्हें उसे मैंने ठुकरा दिया जी। ये और लांडे का बयान है। एक पहलू ये भी है मनोरमा जी कि ये जो इनकी मीडिया ब्रांडिंग है, देखिए ये अगर वाकई ये इन्होंने जो अपनी जाति बताई है, ये सवर्ण जाति से आते हैं, तो और हमको ये समझने में कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है कि सवर्णों को मीडिया किस तरह से पोर्ट्रे करता है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में सोनी सोरी को इस तरह से टॉर्चर करने वाला, मैं तो शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, किस तरह से उसका सोनी सोरी का उत्पीड़न किया उसने, अंकित गर्ग ने, और उसको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। तो ये तमाम चीजें हमारे सामने है, हम व्यवहारिक रूप से इसको देखते हैं। तो इनका सवर्ण होना भी इनके मीडिया कवरेज के लिए एक बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। वरना अधिकारी तो बहुत सारे हैं, अधिकारी जो पिछड़े समाज से, दलित समाज से आने वाले अधिकारी बहुत हैं, ब्यूरोक्रेसी में हम लोग देखते हैं, लेकिन उनको उस तरह से मीडिया फुटेज नहीं मिलती है। इन्होंने अपना हाव भाव उस तरह से बना करके रखा, ये फिटिंग टी शर्ट पहन रहे हैं और ये पहन रहे हैं। मुझे याद है कि शायद जब ये ट्रेनी डीएसपी बन के आए थे, तो इन्होंने हमारे यहाँ से शुरुआत की थी, और फिर बीच में ये हमारे यहाँ एसपी बन करके आए भी मुंगेर। लेकिन खैर, अब इन्होंने जो टाइमिंग चुनी है पटना में, अच्छा कोई चर्चा पहले से नहीं थी, एकदम से अचानक हम लोगों को लगता है कि कल या परसों तक जो है शुरू, आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को पता चला होगा कि भाई इन्होंने एक पार्टी बना ली है। इसकी कोई पहले से तैयारी होती, जैसे आपने कहा ना कि पुष्पम प्रिया के आने से पहले बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे, आ रही है, वो तमाम चीजें हैं। तो एक लोगों के अंदर में क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। या लांडे साहब ही मैराथन दौड़ कर रहे थे, हम लोग को ये नहीं लग रहा था कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले हैं। इतना जरूर समझ में आ रहा था कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। अब देखिए, एक साइड से वो विकास वैभव भी लेट्स इंस्पायर बिहार करके एक पूरी मुहिम चला रहे हैं, उनके बारे में भी बीच में खबरें आई थी कि वो भाजपा से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे बेगूसराय से, जो है वहां से गिरिराज सिंह ने उनको स्पेस नहीं दिया, वो भी भूमिहार समाज से आते हैं। तो तमाम चीजें सोचने की है, समझने की है कि एकदम से अचानक सबको बिहार बदलने की क्या सोच रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो गैर भाजपा वोट है उसमें जितना बिखराव पैदा किया जा सकता है, जितनी टूट पैदा की जा सकती है, उसको करो। अगर ये तमाम अगर ये आप समझ लीजिए कि अगर आरसीपी सिंह की पार्टी है, ये लांडे साहब आ गए, प्रशांत किशोर आ गए, अगर ये 500 वोट भी ले जाएंगे तो 1500 वोट का मार्जिन एक विधानसभा में जीत हार के तय कर देता है। हमारे यहाँ से जो पिछली बार आरजेडी के उम्मीदवार हारे हैं, महज 1200 वोट से हारे, बल्कि उनको हरवाया गया है। तो ये कई सारे सीटों पे अंतर इतना ही 500 से अंदर का अंतर है। देखिए, वो जो 2020 का जो चुनाव परिणाम जिस दिन आ रहा था, सब लोगों को याद होगा, 6:30 बजे के करीब जो है वो सुशील मोदी उसमें दिवंगत नहीं हुए थे, वो है संजय जायसवाल थे, वो तमाम लोग जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं, और उसके बाद से जो है चुनाव परिणाम जो है घंटों के लिए कोई अपडेट नहीं मिल रही थी लोगों को कि क्या लग रहा था। उसमें एक हमारी भी सीट थी, और उसके बाद जब अपडेट आनी शुरू हुई 6 बजे 6:30 बजे से जो अपडेट मिलनी बंद हुई, उसके बाद एकदम से 9 साढ़े 9 बजे अपडेट आनी शुरू हुई कि वहाँ ये एनडीए का उम्मीदवार जीत गया, वहाँ भाजपा जीत गई, वहाँ भाजपा जीत गई, वहाँ जदयू जीत गया। इस तरह से ये सारा खेल वहां बैठ करके किया गया था। ये तमाम लोग जानते हैं, इसमें कोई जो भी राजनीति की समझ रखते हैं और जिनको थोड़ा सा याद रहता है, तो वो तमाम चीज, उसमें एक हमारी भी सीट थी मुंगेर की, वही 10-12 सीटें थी जिससे ये सरकार बनाने में पीछे रह गए। और उन तमाम सीटों पर अगर आप मार्जिन देखेंगे तो 1000 के अंदर का मार्जिन है। तो अगर 1200 वोट कोई इस तरह से 2-3 पार्टियां ले जाती हैं, तो अब ये आए हैं आरसीपी सिंह, ये कुर्मी वोटों में डेंट लगाने के लिए आए हैं। नीतीश जी के स्वजातीय हैं, क्योंकि इनकी एक मंशा ये भी हो सकती है कि चिराग मॉडल इस बार चलेगा नहीं, तो चलो इस बार आरसीपी मॉडल चलाया जाए, कि नीतीश जी की पार्टी को कट टू साइज किया जाए। अब ये प्रशांत किशोर साहब आ गए हैं, ये भी जो है टारगेट में जो इनका हाव भाव दिखता है, या जो अभी तक इनका एटीट्यूड दिखा है, कि वो टारगेट में कभी भी, हमको नहीं लगता है कि उन्होंने सांप्रदायिकता पे बात की है, मोदी की नीतियों पे बात की है, महंगाई पे बात की है, नीतीश जी पे माफ कीजिएगा अमित शाह पे बात की है। उनको तेजस्वी नौमी फेल लगते हैं और नीतीश जी मानसिक रूप से अस्वस्थ लगते हैं। तो बहुत स्पष्ट संदेश है उनका, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब अचानक से, चूंकि मुझे बार बार यही लग रहा है कि चूंकि प्रशांत किशोर चुनाव आने से पहले ही बुरी तरह से एक्सपोज हो गए, उनके बारे में अब लोग समझने लगे कि ये एक बी टीम है। पहले जो लोग, आज से 3 महीने पहले भी जो लोग नहीं मानने को तैयार थे, अब वो मानने लगे कि नहीं, इनका एजेंडा साफ है, इनका एजेंडा कुछ और है, इनका एजेंडा साफ है।
अभी तो वो अवतार, आप जब आए, मान लीजिए आपने आने के बाद घोषणा की कि आप जो केजरीवाल टाइप पॉलिटिक्स करेंगे। एक तो केजरीवाल टाइप पॉलिटिक्स के लिए बिहार में कोई स्कोप नहीं है। दूसरी बात कि आपने कहा कि हम राजनीति की जो है दशा और दिशा बदलने आए, मतलब उस परंपरागत राजनीति से हट करके हम राजनीति करने आए हैं। तो आप तो उसमें भी, उस खांचे में भी आप नहीं रहे। आपने भी ये रमजान में जो है वही जालीदार गमछा और टोपी लगा लगा के सब जगह अफ्तार पार्टी देना शुरू कर दिया, और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को नुमाइंदगी देंगे। तो आप अलग से क्या करने जा रहे हैं, सवाल ये है। तो आप उसी रंग में आप भी रंग गए, तो आपको कैसे अलग माना जाए। तो मुझे लगता है कि चूंकि ये इनका ये पीके एक्सपोज हो गए, मतलब पांडे जी एक्सपोज हो गए हैं, इसलिए लांडे जी को लाया गया है। ठीक, एक आशंका इसकी है, और चूंकि उनका कनेक्शन भी ऐसी जगह से है, उनका साढ़े 10 कनेक्शन बज गया। जी उपेंद्र जी के पास चल, जल्दी से कंक्लूडिंग टिप्पणी छोटी से कर दीजिए और खत्म करते हैं फिर। हमको नहीं लगता है कि वोटों में बिखराव होगा, खासकर महागठबंधन के वोटों में बहुत बिखराव की संभावना नहीं है। हमारे पैनलिस्ट जो है उनका इशारा यह है कि बीजेपी ने इनको खड़ा किया है, वो आगे इनको बड़ा लेकर के आगे जाएगी। लेकिन महागठबंधन के वोटर्स, मुझे नहीं लगता है कि वो बटेंगे इस बार। अधिक एग्रेसिव होकर महागठबंधन के समर्थक जो है वो उनको वोट करेंगे। तो लेकिन ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश इस तरह से चलती रही। हालांकि देखिए कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ कि विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं। कहाँ कोई बना रहा है, कोई भेज देता विधान परिषद में। कोशिश करने में क्या हर्ज है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे मतलब जो है लांडे जी की राजनीति जो है बिहार में लैंड करती है, टेक ऑफ करती है, कहाँ जाती है। आज बिहार में 2 और घटनाएं हुई हैं बड़ी, जो जिन पे हम लोगों को विमर्श करना था, लेकिन चलिए इस पे हम लोग कभी बात करेंगे। आज तेजस्वी यादव की जो है मुसहर भुइयां रैली हुई है आरजेडी की कृष्ण मेमोरियल हॉल में। एक बड़ी रैली उन्होंने किया है। और दूसरा है कि आज जदयू की तरफ से ईद मिलन किया गया है, मतलब जो 20 सालों में कभी नहीं हुआ है, आज जदयू की तरफ से ईद मिलन किया गया है। खालिद अनवर जो एमएलसी है जदयू के, उनके चुनाव है जी, वोट का मामला है। लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है, जो ये जो विभाजन वाली राजनीति है उससे अच्छी बात है ये, मिलन की बात है, दूर करने की बात नहीं है। तो ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। कल फिर हम मिलेंगे किसी और विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार।